नमस्कार। सिविल सेवा प्रधान परीक्षा 2014 मॉक 7 के विश्लेषण में आपका स्वागत है। सबसे पहले प्रश्न पत्र का एक बार खंडवार विश्लेषण कर लेते हैं। इस प्रश्न पत्र में 9 प्रश्न पूछे गए हैं आर्थिक विकास से। प्रत्येक प्रश्न 10 अंकों का, इस प्रकार से कुल अंक 90 हो जाते हैं। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से 7 प्रश्न पूछे गए हैं, प्रत्येक प्रश्न 10 अंकों का है, कुल अंक होंगे 70। जैव विविधता एवं पर्यावरण से 5 प्रश्न पूछे गए हैं, प्रत्येक प्रश्न 10 अंकों का है, तो कुल अंक होंगे 50। आंतरिक सुरक्षा प्रबंधन से 3 प्रश्न पूछे गए हैं, प्रत्येक प्रश्न 10 अंकों का है, इस प्रकार से कुल अंक होंगे 30। आपदा प्रबंधन से 1 प्रश्न पूछा गया है 10 अंक का, इस प्रकार से कुल प्रश्न होते हैं 25 और कुल अंक होते हैं 250। तो नजर डालते हैं पहले प्रश्न पे। हाल ही में भारत चीन की अगुवाई वाले एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक का संस्थापक सदस्य बना। इस सदस्यता से भारत को पश्चिमी देशों के प्रभुत्व वाले विश्व बैंक तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष पर अपनी निर्भरता कम करने में किस प्रकार सहायता मिलेगी, विवेचना कीजिए। तो ये एक मध्यम स्तर का प्रश्न है। एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक के बारे में आपको जानकारी होना आवश्यक है। साथ ही साथ आपको इस बात की भी जानकारी होनी चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक से मिलने वाली सहायता को लेने के लिए कभी कभी भारत को किस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसी के साथ हम उत्तर के स्वरूप को देखते हैं। 23 अक्टूबर 2014 को भारत ने 20 अन्य देशों के साथ चीन की अगुवाई वाले एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक की स्थापना के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए और संस्थापक सदस्य बना। शुरू की ये लाइन को आप अंडरलाइन जरूर करिए। बैंक का लक्ष्य एशियाई क्षेत्र में अवसंरचना विकास के लिए सहायता देना तथा पश्चिमी देशों के प्रभुत्व वाले विश्व बैंक तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष पर निर्भरता कम करना है। ऐसे प्रश्न में एक बात का जरूर ध्यान रखिएगा कि यहां पे हम निर्भरता कम करने पे हमें बल देना है, ना कि इस बात पे कि हम उसकी तरफ से पूरी तरह से निर्भरता खत्म कर रहे हैं। यानी कि वर्ल्ड बैंक है या अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है, उसको हमें जरूरत से ज्यादा क्रिटिसाइज भी नहीं करना है। भारत के संदर्भ में महत्व इसका क्या होगा? यह बैंक 2014 में स्थापित ब्रिक्स विकास बैंक के अतिरिक्त है। बैंक शंघाई में स्थित होगा। इसका पहला अध्यक्ष कोई भारतीय होगा। चूंकि भारत बैंक का चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा भागीदार होगा, अतः यह वित्तीय संस्थानों जैसे एशियाई विकास बैंक तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ साथ भारत की अवसंरचनात्मक विकास की आवश्यकताओं को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इसके अतिरिक्त चीन बैंक की स्थापना को बढ़ावा देने के लिए भारत के समर्थन का सम्मान करता है। यह एशियाई देशों में आर्थिक आत्मविश्वास निर्माण उपाय प्रक्रिया को सुदृढ़ करेगा और भारत की साख में वृद्धि करेगा। इसको आप अंडरलाइन करिए। इसके अतिरिक्त बैंक अवसंरचना वित्तीयन के लिए भारत को भी प्रचुर मात्रा में पूंजी संसाधन प्रदान करेगा, जो कि भारत के लिए लाभप्रद रहेगा। यह अवसंरचनात्मक विकास की आवश्यकताओं को भी पूरा करेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 2। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार मानव समाज एवं प्रकृति पर जलवायु परिवर्तन के गंभीर, व्यापक तथा स्थायी प्रभाव पड़ सकते हैं। जलवायु परिवर्तन के स्थायी प्रभावों की विस्तृत विवेचना कीजिए। मध्यम स्तर का एक प्रश्न है ये। ध्यान देने योग्य बात यह है कि इसमें आपको अपने जो कॉन्सेप्ट्स हैं और जो हाल फिलहाल की रिपोर्ट्स हैं, जो घटनाएं हैं, उन दोनों को मिलाकर, उन दोनों ज्ञान को इस्तेमाल करके इसका उत्तर देना होगा। इसके उत्तर के स्वरूप कुछ इस प्रकार होगा कि संयुक्त राष्ट्र की एक अद्यतन रिपोर्ट के अनुसार मानव समाज एवं प्रकृति पर जलवायु परिवर्तन के गंभीर, व्यापक तथा स्थायी प्रभाव पड़ सकते हैं। जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल का कथन है कि मानवीय क्रियाकलापों से ग्लोबल वार्मिंग
जो कि पहले से ही खतरनाक स्तर पर है, लगातार हो रही है और तापन की यह प्रवृत्ति स्थायी बन सकती है। इसके अनुसार निकट भविष्य में जलवायु परिवर्तन के सर्वाधिक बुरे प्रभावों से बचने के लिए तापमान को 2 डिग्री सेल्सियस से कम रखने तथा इसके लिए कार्बन उत्सर्जन में तत्काल कटौती की आवश्यकता है। अति मौसमी दशाएं, समुद्री जल स्तर में वृद्धि, तापीय तरंगों तथा बाढ़ एवं सूखे की घटनाओं में वृद्धि इसके कुछ स्थायी प्रभाव हैं। रिपोर्ट के अनुसार जलवायु परिवर्तन से हिंसक संघर्ष तथा शरणार्थी समस्या और खराब हो सकती है और इसका खाद्य उत्पादन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। इस लाइन को आप अंडरलाइन जरूर करिए कि रिपोर्ट के अनुसार जलवायु परिवर्तन से हिंसक संघर्ष तथा शरणार्थी समस्या और खराब हो सकती है और इसका खाद्य उत्पादन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। ये 2 पंक्ति एक बहुत बड़ी समस्या को यहाँ पर प्रतिनिधित्व कर रही हैं। रिपोर्ट में एक अन्य मुख्य प्रभाव का उल्लेख है, वह यह है कि समुद्र द्वारा कार्बन अवशोषण में वृद्धि हो रही है। यह समुद्री जीवों के लिए खतरनाक है। ध्रुवों पर जमी बर्फ की परत आंशिक भाग से के पिघलने से या समुद्री जल के लंबे समय तक ऊष्मीय प्रसार से समुद्री जल स्तर कई मीटर ऊपर उठ सकता है, जिससे समुद्र तटवर्ती क्षेत्रों तथा निम्न भूमि पर जल प्लावन हो सकता है। इनका सर्वाधिक बुरा प्रभाव नदियों के डेल्टाओं तथा निम्न ऊंचाइयों पर स्थित द्वीपों पर पड़ेगा। सामान्यतः इस प्रश्न की जानकारी आप सभी को होगी, लेकिन फिर भी इसमें कुछ चीजें ऐसी हैं क्योंकि एक शब्द की सीमा है और कम शब्दों के अंदर ही पूरी बात को समझाना ये हमारा लक्ष्य भी होता है। तो ऐसे में ये जरूर ध्यान रखिएगा कि जो समाज पर पड़ने वाला प्रभाव है, खास तौर पे जैसे बात की गई शरणार्थी समस्या की, उसके अलावा फूड सिक्योरिटी यानी खाद्य उत्पादन पर भी उसका नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। इन सारी चीजों को जरूर ध्यान में रखते हुए इस उत्तर को लिखें। और इसके अलावा आप देख सकते हैं कि काफी देश ऐसे हैं जो समुद्र तल के आसपास रहते हैं, कुछ टापू देश वाले भी होते हैं। तो ऐसे सारे देशों के लिए ये और बड़ी समस्या बन जाती है। अगर आप प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 3, हाल ही में असम और नागालैंड राज्यों की सीमा पर नागा जनजातियों और असम के कुछ समुदायों के बीच हिंसक संघर्ष हुए। वहां विभिन्न समुदायों के बीच हुए संघर्ष के प्रारंभ होने के कारणों का परीक्षण कीजिए। इस समस्या को हल करने के उपाय बताइए। तो यह प्रश्न मध्यम स्तर से थोड़ा ऊपर होगा और यहां पे ध्यान देने योग्य बात यह है कि पूर्वोत्तर राज्यों में जो समस्याएं हैं उसका भी एक गहन अध्ययन जरूरी है। कई लोग क्या करते हैं कि सिर्फ जो भौगोलिक स्थिति है उसका अध्ययन कर लिया करते हैं, लेकिन यहां पर एक सामाजिक मुद्दा भी है ये और एक सामाजिक समस्या भी है, तो इसका भी अध्ययन बहुत जरूरी है। इसके उत्तर के स्वरूप को देखते हैं कि 1963 में नागालैंड को राज्य का दर्जा प्राप्त होने के बाद से असम और नागालैंड के बीच सीमा विवाद चल रहा है। सीमा पर कुछ विवादित भूमि पर दोनों पक्षों द्वारा दावा किया जा रहा है, जो किसी प्रमाणित दस्तावेज न होने के कारण विवाद की जड़ बन गया है। हाल ही में भूमि एक छोटे से टुकड़े को लेकर संघर्ष हुए सर्वोच्च न्यायालय ने विवादित क्षेत्र को अपक्षपाती पुलिस के हवाले करने का आदेश दिया था। हिंसा की दोनों घटनाओं में केंद्र और राज्य मूक दर्शक बने रहे और एक दूसरे पर दोष लगाते रहे। हालात इतने खराब थे कि 1985 में दोनों राज्यों की पुलिस में भी हिंसक संघर्ष हुए। 2007 में नागालैंड के ग्रामीण लोगों ने असम के एक गांव पर आक्रमण किया, जिसके कारण ऑल असम स्टूडेंट यूनियन की स्थापना की गई, जिसने नागालैंड को आर्थिक सहायता प्रदान न करने की मांग की। अहोम साम्राज्य जो अब असम राज्य में है उस पर भी नागा दावा करते हैं।
इसी प्रकार से नागालैंड के वोखा जिले में चाय के बागान में काम करने वाली जनजाति और स्थानीय लोथा जनजाति के बीच भी हिंसक घटनाएं हुई है। निम्नलिखित उपायों द्वारा समस्या का जल्द से जल्द हल किए जाने की आवश्यकता है। दोनों राज्यों के बीच सीमा विवाद का जल्द से जल्द समाधान करना, भूमि के अभिलेख तैयार करना, भूमि विवाद से निपटने के लिए स्थानीय प्रशासन को और अधिकार प्रदान करना, स्थानीय सामाजिक और जनजातीय परिषदों को शामिल करना, दोनों पक्षों के सशस्त्र समूहों को निशस्त्र करना। देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 4। ये दो भागों में इसका पहला भाग देखते हैं। ए भाग, केविलॉन क्या है? मुक्केबाजी के प्रसंग में इसके महत्व की विवेचना कीजिए। ये एक मध्यम स्तर से थोड़ा उच्च स्तर का प्रश्न होगा। जानकारी होना आवश्यक है। जानकारी के अभाव में प्रश्न को किसी भी दशा में कर पाना शायद मुश्किल होगा, क्योंकि सीधा प्रश्न पूछा गया है। ऐसी दशा में हम सीधा इसके उत्तर के स्वरूप को देखते हैं। 80 के दशक के मध्य वर्षों के दौरान अंतरराष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ द्वारा राष्ट्रमंडल खेलों में मुक्केबाजी के मुकाबलों के दौरान सुरक्षात्मक हेडगियर पहनने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन हाल ही में AIBA ने हेडगार्ड हटाने और चोट की रोकथाम करने के लिए कुछ उपाय करने का निर्णय लिया है। नए नियम के अनुसार मुक्केबाजों को चोट से बचने के लिए मुकाबले से पहले अपने चेहरे पर कुछ लगाना होगा। किसी भी संभावित चोट से बचने के लिए हेडगार्ड के बिना होने वाली सभी प्रतियोगिताओं से पहले प्रशिक्षकों को मुक्केबाज के पूरे चेहरे पर AIBA द्वारा अनुमोदित केविलॉन क्रीम की कई परत लगाना अनिवार्य है। यह क्रीम चोट से बचाव करती है, नमी प्रदान करती है और इसका असर 72 घंटों तक रहता है। इसमें पेट्रोलियम जली नहीं होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। ये प्रश्न 4 का दूसरा भाग है, बी भाग। जल कृषि क्या है? इसके विभिन्न लाभों एवं हानियों की विवेचना कीजिए। देखिए, जल कृषि में क्या होता है कि उसमें हमें मृदा का इस्तेमाल नहीं करना होता है और कंटेनर होते हैं जिसमें फसल को उगाया जाता है। जरूरी जो भी उर्वरक होते हैं, जो भी पोषक तत्व होते हैं, उनका इस्तेमाल उसमें किया जाता है। लेकिन ऐसी कृषि के लाभ भी हैं और हानि भी है। लाभ की बात करते हैं तो सबसे बड़ी बात यह है कि मृदा की जरूरत नहीं होती है, उसमें संतुलित पानी की इस्तेमाल हम कर सकते हैं उसमें। हानि की बात करते हैं तो सबसे बड़ा जो समस्या है वो ये है कि लोगों को उसकी जानकारी का अभाव है। फिर भी जिस स्तर पे खेती बाड़ी की जाती है उस स्तर पे शायद अभी जल कृषि ना हो पाए। इसी के साथ उत्तर के स्वरूप को हम देखते हैं। उत्तर किस तरह से होना चाहिए हमारा? मृदा के बिना जल में खनिज के पोषक तत्वों के विलयन का उपयोग कर पौधों की पैदावार करने की विधि जल कृषि कहलाती है। इस तरह से हमने 2 लाइनों में पहले जल कृषि को समझा देना है। इसको अंडरलाइन भी करेंगे हम। फिर सीधा आते हैं इसके लाभ पे और हानियों पे। लाभ की अगर बात करते हैं तो जल कृषि में किसी भी प्रकार की मृदा की आवश्यकता नहीं होती है। इस प्रक्रिया में पानी की कम आवश्यकता होती है। समग्र रूप से पोषण के स्तर को नियंत्रित करना संभव है। अतः पोषक तत्वों की कम आवश्यकता, पोषक तत्वों से पर्यावरण में प्रदूषण नहीं फैलता, फसल की उच्च पैदावार, मृदा की तुलना में कीट और रोगों से छुटकारा पाना आसान क्योंकि कंटेनर को कहीं भी ले जाया जा सकता है, कटाई में आसान, पोषक तत्वों के विलयन के pH संतुलन को आसानी से निर्धारित किया जा सकता है। तो ये सब इसके लाभ हैं जल कृषि के। हानि की अगर हम लोग बात करते हैं तो जल कृषि के नष्ट होने की स्थिति में पौधों का तेजी से बर्बाद होना, विभिन्न प्रकार के जल कृषि पौधों के लिए विभिन्न प्रकार के उर्वरकों और नियंत्रण प्रणाली की आवश्यकता होती है। इसका मतलब यह है जो इसकी इनपुट कॉस्ट है वो शायद ज्यादा आएगी और साथ के साथ उच्च स्तर की जानकारी का भी होना आवश्यक होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 5।
मार्स ऑर्बिटर मिशन मॉम की सफलता ने भारत को वैश्विक अंतरिक्ष क्लब में एक बड़े खिलाड़ी के रूप में प्रतिष्ठापित कर दिया है? व्याख्या कीजिए। तो उम्मीद की जा सकती है कि इस प्रश्न से आप और हम बहुत अच्छे से वाकिफ हैं और ये एक बहुत ही ऐतिहासिक क्षण भी था पूरे देश के लिए। सीधा बात करते हैं इस ऐसे प्रश्न के उत्तर की। एक मध्यम स्तर का उत्तर होगा ये। यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात यह है कि आपको कुछ टेक्निकलिटीज में भी जाना है और थोड़ा सा उसकी भी जानकारी यहाँ पे देनी है ताकि आपका उत्तर जो है पूरी तरह से संतुलित रहे। भारत ने सितंबर में इतिहास रचा जब उसका प्रथम अंतर्ग्रह मिशन मार्स ऑर्बिटर मिशन या मंगलयान मंगल ग्रह की कक्षा में सफलतापूर्वक पहुंचा, और वह भी पहले प्रयास में। इसको आप अंडरलाइन कर सकते हैं। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो और संपूर्ण भारत के लिए इस गौरवशाली क्षण को एक बड़ी सफलता के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि मॉम विश्व का सबसे सस्ता अंतर्ग्रह मिशन है जिसमें कुल 450 करोड़ का व्यय हुआ है। इसके विपरीत नासा का मेवेन मिशन जिसने 2 दिन पहले मंगल ग्रह की कक्षा में प्रवेश किया था, उसमें लगभग $670 मिलियन का व्यय हुआ था। पिछले दशकों में पूरे विश्व में अभी तक किए गए 51 मिशन में से केवल 21 सफल हुए हैं। सभी बाधाओं पर विजय प्राप्त करते हुए इसरो ने एक बार फिर से बाहरी अंतरिक्ष मिशन में अपने कौशल साबित किए हैं। हमें इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए कि अधिकांश वैश्विक मिशन में 1 दशक या उससे भी अधिक का समय लगता है, जबकि इसरो ने अपनी योजना को पूरा करने में केवल 15 माह का समय लिया है। भारत को अंतरिक्ष महाशक्ति के रूप में स्थापित करने के अलावा कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रत्याशाएं निम्न अनुसार है। पहला, प्रौद्योगिकी प्रदर्शन। हमने दिखाया कि हमारे पास ग्रह संबंधी मिशन के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है। अधिक वित्त पोषण। इस सफलता से निश्चित रूप से विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित अनुसंधान और विकास गतिविधियों को प्रोत्साहन मिलेगा। और सबसे बड़ी बात, मनोबल में वृद्धि। इसने विश्व के समक्ष भारत की छवि को बहुत अधिक उभारा है। यह करियर के रूप में विज्ञान और प्रौद्योगिकी का चयन करने में भारत और विश्व के युवाओं को प्रोत्साहित करेगा। ऐसे प्रश्न में ध्यान देने योग्य बात यह होती है कि जानकारी बहुत ज्यादा होती है, लेकिन उस जानकारी को सीमित शब्द सीमा में इस्तेमाल करके और उत्तर के रूप में प्रस्तुत करना वो चुनौती होती है। तो ध्यान दीजिएगा कि उत्तर जो है संतुलित रहे। कुछ चीजों का आप अंडरलाइन जरूर करें कि जैसे 450 करोड़ का व्यय हुआ, इसमें आपने कंपेयर किया है नासा के मिशन से जिसपे $670 मिलियन खर्च हुए हैं, उसको आप अंडरलाइन करिए। साथ के साथ ये कि 51 मिशन में से केवल 21 सफल हुए और अंततः लेकिन सबसे प्रथम कि भारत पहले प्रयास में वहां पहुंचे। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 6, सैन्य हार्डवेयर के स्वदेशीकरण का क्या महत्व है? इस संबंध में भारत सरकार द्वारा कौन से कदम उठाए गए हैं? परीक्षण कीजिए। तो एक ये बहुत ही संवेदनशील टॉपिक है और इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि हमें ये जरूर दिखाना है कि जो ऐसे प्रश्न से हमें अब एक तो जो हमारा आर्थिक परिवेश है उसको भी जोड़ना होगा, साथ के साथ सशस्त्र बलों को भी, और इसके अलावा कि इसके क्या महत्व भारत को होंगे, क्या उसके फायदे उसको मिलेंगे, ये सारी चीजों को हमें बताना होगा। इसके साथ उत्तर के स्वरूप को देखते हैं। जब राष्ट्र की सुरक्षा की बात आती है तो सैन्य हार्डवेयर का स्वदेशीकरण बहुत महत्व रखता है। अन्य उत्पाद जिन्हें लागत प्रभावशीलता के आधार पर मुक्त बाजार से खरीदा जा सकता है, उसके विपरीत सैन्य हार्डवेयर खरीदने की कुछ सीमाएं हैं। सैन्य हार्डवेयर के स्वदेशीकरण से बहुत लाभ प्राप्त हो सकते हैं, जिनमें से कुछ निम्नलिखित हैं। यह सामरिक स्वायत्तता
प्रदान कर विदेशी रक्षा बाजार पर निर्भरता कम कर सकता है। यह तकनीकी विकास और घरेलू रक्षा उद्योग और बाजार के विकास में वृद्धि कर सकता है। डॉलर के बहिर्वाह होने के कारण व्यापार में जो घाटा हो रहा है उसे संतुलित करने में यह सहायक होगा और अंततः चालू खाते में होने वाले घाटे को कम करेगा। यह सशस्त्र बलों की संवेदनशीलता और संदिग्धता को भी कम करेगा, क्योंकि हमारी तकनीक और हथियारों की निपुणता हमारे दुश्मनों से भिन्न है। भारतीय सरकार द्वारा हाल में उठाए गए कुछ कदम निम्नानुसार है। घरेलू खरीद पर बल देते हुए एक उचित रक्षा खरीद नीति तैयार की गई है। नई विकसित होने वाली तकनीक के स्वदेशीकरण के लिए तकनीकी विकास निधि की घोषणा की गई है और उत्पादन में वृद्धि करने के लिए डीआरडीओ को रणनीतिक रक्षा उत्पादन निधि प्रदान की गई है। साथ ही रक्षा संबंधित सभी उत्पादों की खरीद पर नए अनुबंधों में सहयोग, सह उत्पादन और तकनीकी हस्तांतरण पर जोर दिया गया है। उदाहरण जैसे ब्रह्मोस का स्वदेशीकरण और सभी सैन्य बलों को इसकी उपलब्धता, तेजस का विकास, स्वदेशी विमान वाहक और आईएनएस अरिहंत पर कार्य और रूस के साथ 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान के संयुक्त प्रयास इसके उदाहरण हैं। देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 7। मूल्य सूचकांक क्या है? यह गरीबी आकलन से किस प्रकार संबंधित है? व्याख्या कीजिए। मूल्य सूचकांक दिए गए समय अंतराल के दौरान उत्पादों और सेवाओं के सापेक्ष मूल्यों का सामान्यीकृत औसत है। यह खरीदारी सममूल्यता और बाजार विनिमय दर का अनुपात भी होता है। मूल्य सूचकांक गरीबी आकलन से संबंधित है, क्योंकि यदि इसमें वृद्धि होती है तो निर्वाह व्यय में भी वृद्धि होती है। उदाहरण के लिए, यदि मूल्य सूचकांक 0.5 से बढ़कर 0.6 हो जाता है तो गरीबी रेखा में संशोधन किए जाने की आवश्यकता होती है, क्योंकि अर्थव्यवस्था में सामान्य उत्पादों और सेवाओं की सामान्य कीमतों में भी वृद्धि होती है। इसको आप अंडरलाइन जरूर करिए यहां से। अतः मूल्य सूचकांक के संदर्भ में समय समय पर गरीबी के आकलन में संशोधन किए जाने की आवश्यकता है। भारत में गरीबी के आकलन करने में मुद्रास्फीति की माप करना ही मूल्य सूचकांक का एकमात्र कार्य नहीं है। मूल्य सूचकांक की आवश्यकता न केवल प्रत्येक राज्य के ग्रामीण और शहरी इलाकों में मुद्रास्फीति की दर को स्थापित करने की है, बल्कि उसकी आवश्यकता उनके बीच मूल्य स्तर की तुलना करने में भी होती है। एक ऐसे देश में जहां बहुत से राज्य विश्व के अधिकांश राष्ट्रों से बड़े हैं, वहां राज्यों के बीच तुलना करने में मूल्य सूचकांक की आवश्यकता है। भारतीय राज्यों के बीच गरीबी दर में अंतर केंद्र से राज्य की ओर लोगों के स्थानांतरण को प्रभावित करती है और अंतरराष्ट्रीय उधारकर्ताओं जैसे कि विश्व बैंक के साथ गरीबी उन्मूलन पर चर्चा को प्रभावित करता है। व्यापक संदर्भ में भारत में अन्य किसी देश की अपेक्षा अधिक बेरोजगार लोग हैं और जिस प्रकार से भारतीय गरीबों की गणना की जा रही है वह विश्व के गरीबों की संख्या में महत्वपूर्ण अंतर ला सकती है। तो ये एक उच्च स्तर का प्रश्न होगा। यहाँ पे एक गहन अध्ययन की जरूरत होगी आर्थिक मुद्दों को लेकर। ध्यान देने योग्य बात यह है कि आपको जो एकदम मूलभूत कॉन्सेप्ट्स है उसकी जानकारी जहां पर भी आप दे रहे हैं उसको अंडरलाइन आप जरूर करेंगे। और साथ के साथ ये आखिरी की जो लाइन है, व्यापक संदर्भ में भारत में अन्य किसी देश की अपेक्षा अधिक बेरोजगार लोग हैं, जो जिस प्रकार से भारतीय गरीबों की गणना की जा रही है वह विश्व के गरीबों की संख्या में महत्वपूर्ण अंतर ला सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 8। प्रभावी पारिस्थितिकीय संरक्षण के लिए सर्वसमावेशी दृष्टिकोण जो वन्य जीवों की सुरक्षा करे और लोगों की आजीविका सुनिश्चित करे की आवश्यकता है। व्याख्या कीजिए। पारिस्थितिकीय श्रृंखला के प्रत्येक घटक को संरक्षित और सतत रखने के बाद ही पारिस्थितिकीय संरक्षण को सही रूप से कायम रखा जा सकता है। इसलिए इसमें मानव और साथ ही साथ वन्य जीव भी शामिल हैं। हम जैव विविधता के संरक्षण के बिना
पारिस्थितिक संतुलन कायम नहीं रख सकते हैं। एक बॉटेनिकल गार्डन, अभ्यारण्य और राष्ट्रीय पार्क का रखरखाव करना इसका एक बेहतर समावेशी दृष्टिकोण होगा। लेकिन संरक्षण केवल मनुष्य तक ही सीमित नहीं है, बल्कि हमें प्राकृतिक संसाधनों का भी संरक्षण करना होगा, क्योंकि यह सभी एक दूसरे से स्वतंत्रता पूर्वक और पारस्परिक रूप से संबंधित है। प्राकृतिक जैव विविधता और पारिस्थितिक संतुलन के लिए पशुओं की आवश्यकता है, जबकि मनुष्य प्रकृति और उसके संसाधनों पर अपने जीवन यापन पर निर्भर रहते हैं। इसलिए वन्य जीवन के संरक्षण में निम्नलिखित विधियों को शामिल किया जाना चाहिए, जैसे कि मनुष्य को संरक्षण के उपाय के बारे में अधिक जानकारी प्रदान करना, ताकि वे पेड़ों और वन्य जीव के संरक्षण के प्रति अधिक जागरूक रहें। संरक्षित क्षेत्रों की सीमा के पास रहने वाले व्यक्तियों को प्रकृति के साथ पूर्ण सामंजस्य के साथ रहना चाहिए और संरक्षित क्षेत्रों तथा उसके आसपास के क्षेत्रों के बीच अंतर बताना मुश्किल होगा। यह तकनीकी का उपयोग कर उनके खेत और घरों में बाड़ लगाकर किया जा सकता है। अंततः प्राकृतिक स्रोतों के सतत उपयोग को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। विकास के बिना वन्य संरक्षण का कोई अर्थ नहीं है। वन्य जीव और प्रकृति सौंदर्य सेवा प्रदान करती हैं, जो पर्यावरण और पारिस्थितिकी खाद्य श्रृंखला को संतुलित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और मानव को उनके साथ सद्भाव से रहने की आवश्यकता है। अतः पारिस्थितिकी संरक्षण को समाज के सभी वर्गों के से समर्थन की आवश्यकता है, चाहे वह सरकार हो या सार्वजनिक लोग, और समर्थन सुनिश्चित करने के लिए हमें यह निश्चित करना होगा कि यह लोगों को आजीविका समाप्त न कर दे। देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 9। चीन द्वारा प्रस्तावित समुद्री रेशम मार्ग के रणनीतिक तथा आर्थिक महत्व और इसके भारत से होकर जाने वाली शाखा का विश्लेषण कीजिए। तो काफी चर्चा में अभी बना हुआ है ये मैरीटाइम सिल्क रूट, और इसको लेकर भारत में भी कई प्रकार की चिंताएं जाहिर की गई हैं। इसके उत्तर के स्वरूप को देखते हैं कि प्रस्तावित समुद्री रेशम मार्ग भारत सहित एशिया प्रांत और हिंद महासागर के देशों के साथ जुड़ने की एक पहल है। यह भारत प्रशांत क्षेत्र में चीन के बढ़ते राजनीतिक, आर्थिक और सामरिक प्रभाव का एक संकेत है। इस परियोजना ने पड़ोसी देशों की आकांक्षा को, यहां पे जरा इसको आप अंडरलाइन जरूर करिए, राजनीतिक, आर्थिक और सामरिक प्रभाव का एक संकेत है। इस परियोजना ने पड़ोसी देशों की आकांक्षाओं और चिंताओं दोनों को बढ़ा दिया है। हिंद महासागर, विशेषकर मलक्का जल संधि, मध्य पूर्व और अमेरिकी देशों के बीच महत्वपूर्ण जल मार्ग प्रदान करता है। हाल ही में चीन द्वारा दक्षिणी चीन सागर के साथ साथ इसके स्ट्रिंग ऑफ पर्ल नीति के तहत किए जा रहे विकास कार्य उसके सौम्य इरादों अर्थात सिर्फ वाणिज्यिक उद्देश्य जैसे गंभीर आशंका को जन्म दे रहे हैं। इसको अंडरलाइन करिए। भारत समुद्री रेशम मार्ग के विकास का उपशाखा है। समुद्री रेशम मार्ग के वाणिज्यिक बंदरगाहों का सैन्य उद्देश्यों के लिए परिवर्तन भारतीय सुरक्षा को अत्यधिक खतरे में डाल देगा। चीन द्वारा परियोजना रिपोर्ट का आंशिक एवं अस्पष्ट प्रकटीकरण इन चिंताओं को बढ़ाने के लिए पर्याप्त है। दूसरा, भारत की गहरे समुद्री अन्वेषक प्रौद्योगिकी अभी भी प्रारंभिक अवस्था में है। चीन पहले से ही समुद्री तलहट का पता लगाने के लिए मॉरिशस के साथ अनुबंध कर चुका है, जिससे भारत का समुद्री संस्थान पर नियंत्रण आगे कमजोर हो सकता है। तीसरा, समुद्री रेशम मार्ग के साथ चीन का हिंद महासागर के अन्य बाहरी क्षेत्रों से संपर्क बढ़ेगा, जिसकी वजह से भारत की हिंद महासागर में शक्ति कम हो जाएगी। चौथा, इस प्रकार की मेगा परियोजना में जुड़ने के लिए वर्तमान भारतीय राजकोषीय स्थिति बहुत कम जगह छोड़ती है, लेकिन भारत भी उभरते क्रम सीमा से बाहर नहीं हो सकता है। इस प्रकार परियोजना को तब तक रोके रखने की क्षमता को बढ़ाने की आवश्यकता है जब तक कि समुद्री रेशम मार्ग को आर्थिक, तकनीकी और सैन्य क्षमता द्वारा नियंत्रित करने की क्षमता न विकसित कर ली जाए। अगला प्रश्न देखते हैं।
विस्तार पूर्वक व्याख्या कीजिए कि किस प्रकार PAMZ चंदर्द औषध संयोग टीबी तथा मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी की चिकित्सा के लिए अचूक सिद्ध हो सकता है। नई औषध संयोग PAMZ जिसमें PA 824 प्लस मॉक्सीफ्लॉक्सीन प्लस पायराजीनामाइड होता है को दवा के प्रति संवेदनशीलता और मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट दोनों की चिकित्सा के साथ साथ जो HIV पॉजिटिव है उसके लिए तैयार किया गया है, जो अभी भी महत्वपूर्ण मानव नैदानिक परीक्षण के तीसरे चरण में है। इसमें ध्यान देने योग्य बात यह है कि अगर किसी को टीबी है तो टीबी के इलाज में या मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी जो उसका एक भयावह रूप है, अगर टीबी सही ठीक से इलाज नहीं कराया गया टीबी का तो वो MDR टीबी में बदल जाती है। ऐसी स्थिति में पहले अगर हम नॉर्मल टीबी की बात करते हैं तो उसमें ही दवाइयों का एक पूरा मिश्रण होता है जो लेना होता है। लगभग 4-5 तरह की दवाइयां किसी व्यक्ति को दिन भर में लेनी होती है। यदि पूरा इलाज सही तरीके से नहीं कराया जाता है तो जो कीटाणु होता है वो उन दवाइयों के प्रति पूरी तरह से असंवेदनशील हो जाता है। इसकी वजह से वो टीबी MDR टीबी बन जाती है, जिसे हम बोलते हैं मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी। और ऐसा कीटाणु अगर हवा में घुलता है तो वो सीधा टीबी नहीं करता है, वो MDR टीबी करता है, जिस भी किसी नए इंसान की श्वास नली में या किसी तरह से उसको संक्रमित करता है। तो ऐसी स्थिति में ये दवाई एक बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगी इलाज के लिए। इसके साथ उत्तर के स्वरूप को देखते हैं। उनके लिए तैयार किया गया है जो अभी भी महत्वपूर्ण मानव नैदानिक परीक्षण के तीसरे चरण में। यदि सब कुछ ठीक रहा तो ये तीनों औषध संयोग चिकित्सा तपेदिक के इलाज के लिए महत्वपूर्ण खोजी मानी जाएगी। अन्य बातों के अलावा यह औषधि MDR टीबी के उपचार की अवधि को 24 माह से घटाकर 6 माह करती है और गोलियों की संख्या को 97% तक कम कर देता है। MDR का उपचार 99% सस्ता हो जाता है और भारत के संदर्भ में जब से MDR टीबी और TDR टीबी के मामले बढ़े हैं तब से डॉट्स के स्थान पर शॉर्टनिंग ट्रीटमेंट्स बाय एडवांसिंग नोवेल ड्रग्स के प्रयोग की योजना बनाई जा रही है। पूर्व में किए गए परीक्षण के आंकड़े बताते हैं कि अलग अलग विशेषताओं वाले विभिन्न क्षेत्रों के मरीजों पर PAMZ का प्रयोग सुरक्षित और प्रभावकारी रहा है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि नई औषधि संयोग PAMZ टीबी तथा मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी दोनों की चिकित्सा के लिए नई पद्धति प्रस्तुत करती है। औषधि के प्रति संवेदनशील टीबी की अवस्था में उपचार में 1/3 कमी अत्यधिक सार्थक है, किंतु हमें टीबी के उपचार के लिए उस परम लक्ष्य को पाने की आवश्यकता है जिसमें टीबी का उपचार 1 या 2 सप्ताह में ही हो जाए। अभी आपको पता होगा कि टीबी के इलाज में ही 6 महीने लग जाते हैं और दवाइयों को बहुत ही ज्यादा डिसिप्लिन तरीके से लेना होता है। और जो ये प्रोग्राम है सरकार का डॉट्स डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट, इसको लेकर भी कई खामियां उजागर की गई हैं जिसको सही करने की जरूरत है। ऐसी स्थिति में अगर उपचार की समय सीमा ही कम हो जाती है तो ये एक बहुत बड़ी एक उपलब्धि होगी इस इतनी भयावह बीमारी पर विजय प्राप्त करने की। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 11। हाल ही में केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने विद्यार्थियों के लिए समुद्र पारीय पहल लागू की है, जिसके अंतर्गत विदेशों के वैज्ञानिक भारतीय विद्यालयों में विद्यार्थियों के समक्ष व्याख्यान देंगे। इसके महत्व की विवेचना कीजिए। हाल ही में केंद्रीय मंत्रालय द्वारा प्रारंभ की गई विद्यार्थियों के लिए समुद्र पारीय पहल का उद्देश्य विद्यार्थियों में विज्ञान की शिक्षा के प्रति रुचि पैदा करना है।
इस पहल का लक्ष्य विद्यार्थियों को सीधे वैज्ञानिकों के संपर्क में लाना है। ऐसा करने से विज्ञान की शिक्षा के प्रति कम होती रुचि विद्यार्थियों में पुनः जागृत होगी। विद्यार्थियों को अपने संदेहों पर चर्चा करने और अपने बौद्धिक तर्क को संरेखित करने के अवसर प्राप्त होंगे। यह पहल विज्ञान में करियर बनाने के इरादे को और भी आकर्षक बनाएगी, जो अनुसंधान प्रयोगशालाओं तक ही सीमित था। विद्यार्थियों को बातचीत करने और विज्ञान आधारित करियर की संभावनाओं को निर्धारित करने का भी अवसर मिलेगा। समुद्र पारीय पहल से युवाओं में विज्ञान से संबंधित शिक्षा के प्रति रुचि पैदा होगी। बातचीत की इस प्रक्रिया से न केवल विद्यार्थियों को बल्कि वैज्ञानिकों को भी लाभ होगा। इससे विद्यार्थियों द्वारा किए जाने वाले अनुसंधान, विशेष रूप से उनके रुचि के क्षेत्र में, और अधिक सामाजिक प्रासंगिकता आएगी। विज्ञान के प्रति रुचि पैदा करने का प्रयास एक मौलिक कर्तव्य है, जिसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 का में किया गया है। इसको अंडरलाइन जरूर करिएगा। अतः यह पहल विद्यार्थियों को उनके विकास के प्रारंभिक चरण में मौलिक कर्तव्यों को अपनाने में सहायता करेगी। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने कुछ इंजीनियरिंग कॉलेजों के विद्यार्थियों की उपग्रह बनाने में सहायता की है, जो विद्यार्थियों के लिए समुद्र पारी कार्यक्रम के सर्वश्रेष्ठ उदाहरणों में से एक है। देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 12। आपदा के दौरान प्राथमिक चिकित्सा सहायता तथा कार्डियोपल्मोनरी रिस्टेशन, दिल की बंद हो चुकी धड़कनों को पुनः प्रारंभ करना के महत्व पर एक लेख लिखिए। इन दिनों हम मानव निर्मित समस्याओं या प्राकृतिक आपदाओं के प्रति भेद्यता का सामना कर रहे हैं। ऐसी अवस्थाओं में किसी बड़ी समस्याओं को गंभीरता पूर्वक ली जाने वाली समस्याओं का प्राथमिक उपचार या सीपीआर द्वारा किया जाने वाला निराकरण आवश्यक हो जाता है। आपदा के समय प्राथमिक उपचार का मतलब किसी आपदा से प्रभावित पीड़ित को प्रदान की जाने वाली त्वरित मदद है। आपदा या तो छोटे स्तर की हो सकती है या फिर विनाशकारी हो सकती है। आपातकालीन परिस्थिति में प्राथमिक उपचार का महत्व, यह बहुत से जीवन बचा सकता है, क्योंकि सरकारी संस्थाओं और निजी एजेंसियों द्वारा बचाव के कार्यों में समय लग जाता है, विशेषतः जब आपदाएं भौगोलिक दृष्टि से दूरस्थ स्थानों पर घटित होती हैं। कभी कभी आपदाओं की अति भीषणता आपदा राहत कार्यों की गतिशीलता को प्रभावित करती है। ऐसी परिस्थितियों में प्राथमिक उपचार की मूलभूत जानकारी न केवल उसकी विनाशता को कम कर देगी, अपितु उससे घटित मौत की संख्या को भी कम कर देगी। आदर्श रूप में प्राथमिक उपचार और सीपीआर की समय पर उपलब्धता, तेजी और अधिक प्रभावी प्रक्रियाओं, स्थानों की अधिक तेजी से पहचान जहां सबसे अधिक घटनाएं और मौतें हुई हों, मानवों की मृत्यु को कम करने में मददगार साबित होंगे। प्राथमिक उपचार मुख्यतः 3 प्रमुख मुद्दे का हल प्रदान करता है। पहला, इस बात को सुनिश्चित करना कि व्यक्ति सांस ले सकता है। दूसरा, इस बात को सुनिश्चित करना कि अधिक रक्तस्राव के परिणाम स्वरूप कोई मृत्यु ना हो। तीसरा, इस बात को सुनिश्चित करना कि व्यक्ति के हृदय की धड़कन चल रही है। प्राथमिक उपचार मनोवैज्ञानिक भी हो सकता है। उन लोगों की मदद करना जो इस भय से ग्रस्त हैं कि वे कभी भी पूर्णतः ठीक नहीं हो सकते हैं और जिन्हें समर्थन और मार्गदर्शन की जरूरत है कि वे आगे बढ़ सके और उचित निर्णय ले सके। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के अंतर्देशीय जल मार्गों की क्षमता का पूरा उपयोग नहीं हो रहा है, उनका क्या महत्व है और अर्थव्यवस्था में वृद्धि को प्रोत्साहित करने के लिए उनका किस प्रकार उपयोग किया जा सकता है? अपना उत्तर उदाहरणों से पुष्ट कीजिए। तो यहां पर स्पष्ट रूप से लिखा है कि हमें उदाहरण भी देने होंगे। ऐसी स्थिति में प्रश्न का जो स्तर हो जाता है वो मध्यम से उच्च स्तर का हो जाता है, क्योंकि अगर सिर्फ इतना भाग रहता कि अर्थव्यवस्था में वृद्धि को प्रोत्साहित करने के लिए उनका किस प्रकार से उपयोग किया जा सकता है, अगर इतना प्रश्न रहता तो ये एक मध्यम स्तर का प्रश्न था। लेकिन अपना उत्तर उदाहरणों से पुष्ट कीजिए, ये लाइन जुड़ने के बाद ये थोड़ा सा उच्च स्तर का प्रश्न हो जाता है। ऐसे में आपको जानकारी होनी चाहिए कि जो हमारे इनलैंड वाटरवेज हैं, यानी कि अंतर्देशीय जलमार्ग हैं, उनकी क्या स्थिति है, क्या समस्याएं उनकी आ रही हैं
और उसमें क्यों इतना विकास नहीं हो पा रहा है जितना कि होना चाहिए था। ऐसी स्थिति में हम नजर डालते हैं उत्तर के स्वरूप पे। भारत नदियों और विशाल तटीय रेखा के नेटवर्क के मामले में समृद्ध है, लेकिन इसमें से अधिकांश की क्षमता का पूरा उपयोग नहीं किया जा रहा है, बल्कि उनमें से अधिकांश का उपयोग केवल पारंपरिक रूप से मछली पकड़ने के लिए किया जा रहा है। यदि इनका उपयोग समझदारी के साथ किया जाए और तद अनुसार इनका विकास किया जाए तो यह अर्थव्यवस्था में वृद्धि कर सकते हैं। भारत के जलमार्ग देश के सकल घरेलू उत्पाद में कम से कम 2% का योगदान दे सकते हैं। अंतर्देशीय जलमार्ग के महत्व निम्नलिखित है। यह कम संचालन लागत वाला परिवहन नेटवर्क प्रदान करता है। अधिक से अधिक लोगों को कार्गो, व्यापार और आर्थिक समृद्धि तक पहुंच प्राप्त होती है। सड़क पर यातायात के बोझ को कम किया जा सकता है। परिवहन के वैकल्पिक साधन प्रदान करता है और पर्यटन को बढ़ावा देता है। हालांकि लाभ प्राप्त करने के लिए सरकार को कुछ और कदम उठाने की आवश्यकता होगी। पहला, सरकार को नदियों के किनारे छोटे बंदरगाह और पर्याप्त मात्रा में भंडार गृह बनाने की आवश्यकता होगी। नदियों में नौवहन की उत्कृष्ट सुविधाएं प्रदान करने के लिए नदियों का नियमित रूप से निकर्षण, आपदा प्रबंधन और राहत के उपाय हमेशा तैयार रहने चाहिए। अंतर्देशीय जल मार्गों के साथ तटीय नौ परिवहन और प्रमुख बंदरगाहों को जोड़ना। सरकार द्वारा किए गए प्रयास, इस पर हम नजर डालते हैं कि सरकार ने क्या प्रयास किया। तो भारत के समुद्री एजेंडा 2020 में अंतर्देशीय जल मार्गों को बंदरगाहों के बीच कनेक्टिविटी बढ़ाने का साधन माना गया है। सरकार ने अंतर्देशीय जल मार्गों को सेवा कर की नकारात्मक सूची में रखा है। जल मार्गों का और अधिक विकास करने के लिए पूर्वोत्तर राज्यों को 100% अनुदान प्रदान किया गया है। हाल ही में नौवहन मंत्रालय ने तटीय जल मार्गों, जहां लहरों की ऊंचाई 2 मीटर से अधिक नहीं है, वहां की नदियों और अंतर्देशीय जल मार्गों में जहाजों के संचालन की अनुमति प्रदान की है, जो प्रमुख नौवहन के साथ अंतर्देशीय जल मार्गों को जोड़ने की और एक सराहनीय कदम है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 14, राजकोषीय समेकन से आपका क्या अभिप्राय है। राजकोषीय समेकन के लिए भारत सरकार द्वारा किए जाने वाले विभिन्न उपायों का परीक्षण कीजिए। इसके उत्तर पर नजर डालते हैं। राजकोषीय समेकन राजकोषीय घाटे को कम करने के लिए किए गए उपायों की एक श्रृंखला है। व्यय को कम कर और राजस्व में वृद्धि कर राजकोषीय समेकन प्राप्त किया जा सकता है। सरकार निम्नलिखित कदम उठा सकती है। पहला, सब्सिडी को लेकर, तो सब्सिडी में अगर हम बात करेंगे तो बहिर्वाह को कम करने के साथ साथ सरकार को सब्सिडी में कटौती करनी चाहिए। इसके अलावा कर संरचना में सुधार करना चाहिए, जैसे कि जीएसटी के क्रियान्वयन द्वारा सरकार को अतिरिक्त कर राजस्व के उपार्जन में सहायता मिलेगी। समय पर कर भुगतान करने की प्रभावशाली प्रणाली का क्रियान्वयन कर उन्हें कर और सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात में भी सुधार करना चाहिए। इसके अतिरिक्त सार्वजनिक उपक्रम में सुधार, तो ये भी हमें करना होगा। इसमें क्या है कि सरकार द्वारा राजस्व कमाने के महत्वपूर्ण स्रोतों में से पीएसयू एक है, उन्हें अपने कार्य में सुधार करना चाहिए। इससे न सिर्फ धन अर्जित करने में सहायता मिलेगी, बल्कि यह पीएसयू को और अधिक प्रतिस्पर्धी और प्रदर्शन उन्मुख बनाएगा। फिर काले धन की वसूली भी हमें करनी होगी। इसमें सर्वोच्च न्यायालय के आदेश और विशेष जांच टीम के गठन के बाद यदि काला धन वापस भारत आ जाए तो यह काफी हद तक राजकोषीय घाटे को कम करने में सहायता करेगा। फिर आंतरिक ऊर्जा स्रोत, यदि परमाणु ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा के साथ साथ कोल बेड मीथेन और शेल गैस का निर्माण भारत में किया जाए तो कच्चे तेल में हमारी निर्भरता कम हो जाएगी और व्यय में कमी आएगी। इस प्रकार यह निर्यात पर होने वाले खर्च को कम करने में सहायता करेगा। रक्षा सामर्थ्य, यदि सर्वश्रेष्ठ प्रौद्योगिकी का उपयोग कर भारत में रक्षा उपकरणों का निर्माण किया जाए तो गैर योजनागत व्यय को बहुत हद तक कम किया जा सकता है और साथ ही साथ इनका निर्यात कर धन अर्जित किया जा सकता है। इसकी हमने बात करी भी है
रक्षा उपकरणों के स्वदेशीकरण की। फिर एफडीआई, तो विदेशी प्रत्यक्ष निवेश भारत में दीर्घ अवधि पूंजी की उपलब्धता में सहायता करेगा। और मितव्ययता के उपाय, सरकार और सरकारी कर्मचारियों के व्यय कम करने के लिए मितव्ययता के उपाय करने चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 15। विवेचना कीजिए कि किस प्रकार बढ़ते लवणीकरण से भारत में गन्ना तथा अन्य फसलों के लिए खतरा है। इसके उत्तर को देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र द्वारा हाल ही में किए गए एक अध्ययन के अनुसार लवण द्वारा होने वाली क्षति के कारण प्रत्येक दिन लगभग 2000 हेक्टेयर उपजाऊ भूमि नष्ट हो रही है। शुष्क सिंचित भूमि वाले क्षेत्र जहां बहुत कम वर्षा होती है और कोई प्राकृतिक निकासी नहीं है, वहां लवणीकरण होता है। इस रिपोर्ट को संयुक्त राष्ट्र पत्रिका प्राकृतिक संसाधन फोरम में प्रकाशित किया गया था। केंद्रीय एशिया में एरल समुद्र बेसिन, भारत गंगा बेसिन और चीन में पीली नदी बेसिन सहित पूरे विश्व के लगभग 75 देश प्रभावित हुए हैं, जिसके कारण बहुत सी महत्वपूर्ण फसलों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। उदाहरण के लिए भारत में गेहूं, चावल, गन्ना और कपास, जो कि आजीविका के लिए महत्वपूर्ण है, वे सभी खतरे में हैं। इसको आप अंडरलाइन जरूर करिएगा। भारत के बहुत से प्रभावित क्षेत्रों में सिंचाई और निकासी के लिए धन निवेश किया गया, लेकिन अवसंरचना का रखरखाव या उसका प्रबंधन उचित प्रकार से नहीं किया गया है। अब इन क्षेत्रों को फिर से उपजाऊ बनाना अनिवार्य है। बचाव, इसके बचाव में अगर हम देखेंगे तो कुछ सुरक्षात्मक उपाय हैं, जैसे वृक्ष रोपण, गहरी जुताई और लवण सहिष्णु फसलों की पैदावार। प्रभावित भूमि के आसपास नालियों या खाई का निर्माण कराया जाना चाहिए। लवण युक्त जल से आलू की पैदावार करना एक समाधान हो सकता है। तो एक सामान्य स्तर का प्रश्न है ये। और ज्यादा समस्या इसको लिखने में नहीं होनी चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 16। विश्व के विभिन्न आतंकवादी संगठनों का वित्त पोषण तथा निधियन किस प्रकार होता है। वैश्विक स्तर पर आतंकवादी संगठनों को धन उपलब्ध कराने के लिए उपयोग किए जाने वाले विभिन्न तरीकों तथा चैनलों की विस्तृत विवेचना कीजिए। तो यह प्रश्न आतंकवाद पर है और आज की समय में सबसे बड़ी समस्या भी है, जिससे बहुत सारे देश जूझ रहे हैं। हाल फिलहाल में अगर बात करते हैं हम, चाहे वो आईसिस की हो या अलकायदा की हो या भारत में अगर बात करते हैं तो विभिन्न आतंकवादी संगठन जैसे जैश ए मोहम्मद है या इंडियन मुजाहिदीन है। खैर, इसके प्रश्न के उत्तर को हम देखते हैं। आतंकवाद राजनीति की तरह एक आर्थिक गतिविधि है, इसलिए आतंकवादियों को सक्रिय रहने के लिए धन की आवश्यकता होती है। प्रथम की ये 2 लाइन आपको जरूर अंडरलाइन करनी चाहिए। वे इसके लिए विभिन्न तरीकों का उपयोग करते हैं। उनमें से एक तरीका है काले धन को वैध करना और धन स्थानांतरण करना, जिसको हवाला कारोबार भी बोला जाता है। प्रयोग की जाने वाली वित्त पोषण विधियां निम्नलिखित है। वित्तीय सहायता, राज्य संगठनों या व्यक्तियों से अनुदान, राजस्व सृजन करने की गतिविधियां जैसे अपहरण, जबरन वसूली, मानव तस्करी और अन्य तस्करी। जैसे अभी हाल ही में आईसिस का एक रिपोर्ट में दिखाया गया था कि किस तरह से वहां पर महिलाओं को जबरन बेचा जा रहा था। इसके अलावा इनके और भी कुछ विभिन्न व्यवसाय होते हैं। कुछ वैध व्यापार जैसे कि हीरे, रियल एस्टेट आदि के माध्यम से आतंकवादी गतिविधियों के लिए धन अर्जित किया जाता है। हालांकि यह समूह धन जुटाने के लिए कुछ पारंपरिक तरीकों का उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए समुद्री डाकुओं द्वारा लूटे गए पैसों द्वारा विभिन्न आतंकी संगठनों को वित्त पोषित किया जाता है, जैसे कि सोमालिया के अल शबाब, आईएसआईएस के तेल की तस्करी करने वाले आतंकवादी जो तुर्की और इराक के कुर्दिस्तान हिस्से से
टैंकरों और अन्य पारंपरिक तरीकों का उपयोग कर रहे हैं और उनका पता लगाया जा सकता है और उनके विरुद्ध चल रही लड़ाई जीती जा सकती है। वित्तीय कार्यबल के सहयोग से काले धन को वैध बनाने वाले सह अपराधियों को पकड़ा जा सकता है। भारत सहित संयुक्त राष्ट्र और बहुत से देशों ने आतंकवादियों के वित्त पोषण को रोकने और काले धन को वैध बनाने से रोकने के लिए कानून लागू किए हैं। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की स्थापना G8 द्वारा की गई थी और इसे काले धन को वैध बनाने के तरीकों की जांच करने की जिम्मेदारी दी गई है। हाल ही में इराक में कुछ उदाहरण देखने को मिले हैं जहां इस्लामी राज्य कब्जा किए गए तेल के कुओं से निकलने वाले कच्चे तेल का व्यापार कर धन जुटा रहे हैं। कुछ अन्य देश वैश्विक सौदों में एक मध्यस्थ की भूमिका निभा रहे हैं। तो सबसे ज्यादा संवेदनशील आज की समय में ये मुद्दा है और इस पर जानकारी होना बहुत आवश्यक भी है आपके लिए, और उस जानकारी का सही उपयोग करके सही उत्तर लिखना अति आवश्यक है। ऐसे में ध्यान रखिएगा कि जहां भी है जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लिख रहे हैं उसको अंडरलाइन आप जरूर करेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 17, गंगा के अत्यधिक प्रदूषित होने के विभिन्न कारण क्या हैं? गंगा को स्वच्छ करने के प्रयास क्यों विफल रहे? समालोचना पूर्वक परीक्षण कीजिए। तो एक ये मध्यम स्तर का ये प्रश्न है। आप और हम शायद अच्छे से वाकिफ होंगे कि गंगा की सफाई को लेकर हो रहे प्रयासों के बारे में, और साथ ही साथ उन कारणों से भी परिचित होंगे कि क्या कारण रहे हैं कि क्यों गंगा इतनी प्रदूषित हो रही है। अगर सामान्य तौर पर बात करें तो आसपास कारखाने बन गए हैं, दुनिया भर के जो विभिन्न कॉलोनियां हैं वो बस गई हैं, केमिकल फैक्ट्रीज बन गई हैं, और कानपुर की अगर बात करते हैं, कानपुर में आप देख रहे हैं कि किस तरह से जो औद्योगिकीकरण है गंगा के किनारे वो किस तरह से गंगा को प्रदूषित कर रहा है। और इसके अतिरिक्त कुछ जो रिलीजियस सेंटिमेंट्स हैं उसकी वजह, वो भी एक बहुत बड़ा कारण है गंगा के प्रदूषित होने का। जैसे कि कुंभ मेले की अगर हम बात करते हैं, या दाह संस्कार में जो अस्थि विसर्जन की जाती है, तो ये सारी चीजें हैं। तो जानकारियां बहुत है ऐसे प्रश्न को के बारे में, लेकिन बात वही आती है कि ऐसी जानकारी को सीमित शब्द सीमा में हमें इस्तेमाल करना है और एक अच्छा उत्तर उससे लिखना है उस जानकारी को उपयोग करके। तो इसी के साथ उत्तर के स्वरूप हम देखते हैं कि गंगा राष्ट्रीय नदी है जो लाखों भारतीयों की जीवन रेखा है और इसका बहुत अधिक धार्मिक महत्व है। वह घरेलू अपशिष्ट और औद्योगिक प्रदूषकों दोनों से प्रदूषित हो रही है। इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए। अनगिनत चमड़ा बनाने वाले कारखाने, रसायन संयंत्र, कपड़ा उद्योग, डिस्टिलरी, बूचड़खानों से निकलने वाले अपशिष्ट गंगा को और अधिक प्रदूषित कर रहे हैं, और यह अपशिष्ट अक्सर जहरीले और जैव क्षयकारी नहीं होते हैं। धार्मिक कार्यक्रम जैसे कि कुंभ और त्योहार के दौरान किए जाने वाले स्नान, दाह संस्कार आदि के कारण गंगा में भोजन, फूल पत्तियां इत्यादि प्रवाहित की जाती हैं। व्यापक रूप से वन उन्मूलन और बहुत से प्रस्तावित बांध के कारण कई स्थानों पर नदी का प्रवाह बहुत कम हो जाता है। गंगा की सफाई के लिए सरकार ने वर्ष 1985 में गंगा कार्य योजना बनाई। ध्यान देने योग्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों की पहचान करने और नदी के निरंतर प्रवाह को सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्रबंधन प्राधिकरण की भी स्थापना की गई थी। स्वच्छ गंगा के राष्ट्रीय मिशन से यह उम्मीद की जा रही है कि वर्ष 2020 तक गंगा में कोई भी अशोधित कचरा या उद्योग से निकलने वाले प्रदूषकों का प्रवाह नहीं होगा। विदेशी निधियन एजेंसी और सरकार की ओर से अरबों रुपए की लागत से नदी को स्वच्छ करने का वादा किया गया है। हाल ही में सरकार ने नमामि गंगा नामक एक एकीकृत गंगा विकास परियोजना प्रारंभ की है और गंगा के आसपास 48 औद्योगिक इकाइयों को बंद कर दिया है। सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले की जांच के लिए वर्ष 2014 में एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया।
यह पाया गया है कि प्रदूषण नियंत्रण की पारंपरिक विधियां अप्रभावी साबित हुई हैं, नौकरशाही कार्यप्रणाली नाकाम रही है, राजनीतिक इच्छा शक्ति और सरकार के निर्णायक कार्यों तथा लोगों के संयुक्त प्रयासों द्वारा ही गंगा को सबसे स्वच्छ नदी बनाया जा सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 18। भारतीय अर्थव्यवस्था में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के महत्व का परीक्षण कीजिए। इस उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं? प्रश्न के दोनों भागों को अच्छे से समझ लीजिए। पहले वो पूछा गया कि भारतीय अर्थव्यवस्था में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के महत्व का परीक्षण कीजिए। फिर इस उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार द्वारा किए गए क्या उपाय किए गए हैं। तो दोनों की जानकारी होना आपके लिए बहुत आवश्यक है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में अर्थव्यवस्था, किसानों और अन्य आम लोगों के लिए अपार क्षमता है। इसकी क्षमता का अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि वर्तमान में केवल 2% फल और सब्जियां संसाधित की जा रही हैं। यदि हम शेष क्षमता को डेयरी और समुद्री खाद्य पदार्थों में वर्गीकृत कर दें तो इससे भारत न केवल अपने भूख की समस्या का समाधान निकाल सकता है बल्कि आर्थिक संकेत को और अपने निर्यात को बढ़ाकर अधिक रोजगार के अवसर भी सृजित कर सकता है। प्रतिवर्ष अनुमानतः 18% भोजन आपूर्ति श्रृंखला की कमी और पर्याप्त भंडारण के अभाव में खराब हो जाते हैं। भारत चीन के साथ अपने व्यापारिक घाटे को कृषि उत्पादों द्वारा कम करने का प्रयास कर रहा है, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और यूरोप पहले से ही हमारे कृषि उत्पादों के लिए महत्वपूर्ण निर्यातक रहे हैं। यह उद्योग भारत को खाद्य प्रसंस्करण में प्रशिक्षण प्रदान करने के एक मुख्य देश बनाने के साथ साथ बड़े स्तर पर रोजगार भी मुहैया करा सकते हैं। इस उद्योग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सरकार द्वारा उठाए जा रहे मुख्य कदम है। पहला, खाद्य एवं प्रसंस्करण उद्योग के लिए एक पृथक मंत्रालय इस उद्योग को सरकार द्वारा दी जाने वाली प्राथमिकता को प्रदर्शित करता है। दूसरा, खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के लिए एक उद्देश्य आधारित राष्ट्रीय कार्यक्रम, जिससे कि राज्य केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों का खाद्य प्रसंस्करण से संबंधित योजनाओं के क्रियान्वयन में पर्याप्त भागीदारी को सुनिश्चित किया जा सके। तीसरा, कई मेगा फूड पार्कों की स्थापना की गई है जो एक कृषि बागवानी प्रसंस्करण क्षेत्र के रूप में परिकल्पित किए गए थे। चौथा, कोल्ड चेन स्कीम एकीकृत कोल्ड चेन और बुनियादी सुविधाओं के संरक्षण में मदद प्रदान करता है तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग कृषि और उद्योगों के महत्वपूर्ण संबंध और सहक्रियता प्रदान करता है और अर्थव्यवस्था के प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक क्षेत्रों को विकसित करने में मदद प्रदान करता है। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 19। भारतीय बाजारों में छा गए चीनी स्मार्टफोन भारतीय सशस्त्र बलों के समक्ष सुरक्षा की चुनौती प्रस्तुत कर रहे हैं। भारतीय वायुसेना द्वारा कुछ स्मार्टफोन के संबंध में हाल ही में दी गई चेतावनी को दृष्टि में रखते हुए इस समस्या की विवेचना कीजिए। हाल ही में आपने ऐसी खबरें देखी होंगी अखबारों में जिसमें बोला गया है कि कुछ कंपनीज, खासतौर पर जो चाइनीज कंपनी है, कि उनके फोन जो सशस्त्र बल है उनके लोग उसका इस्तेमाल ना करें। जैसे कि एक कंपनी है अभी Xiaomi, तो उसको अभी एकदम हाल फिलहाल में ही उसके लिए भी एडवाइजरी जारी की गई थी कि उसके स्मार्टफोन जो है सैन्य अधिकारी बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए उत्तर के स्वरूप को देखते हैं। ईसी काउंसिल के अनुसार यह कठिन समय है जब भारत को साइबर संघर्ष के लिए तैयार रहना चाहिए। भारतीय वायुसेना ने चीनी ब्रांड फोन के इस्तेमाल करने के विरुद्ध एक सलाह जारी की है। हाल ही के कुछ चीनी ब्रांड के फोन जैसे Xiaomi सुरक्षा कारणों से विवाद में था। यह चेतावनी तब जारी की गई जब कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम ने Xiaomi मोबाइल फोन के उपभोगकर्ताओं की सूचनाएं चीन में अपने सर्वर को निर्गत की थी।
जियोमी के ऊपर आरोप था कि वह अपने उपयोगकर्ताओं के हैंडसेट से सूचनाएं चोरी करके अपने सर्वरों को चीन भेज देते हैं। इन चेतावनियों के बाद भारतीय वायुसेना अपनी सेना और उनके परिवारों पर जियोमी हैंडसेट का इस्तेमाल पर रोक लगाने का विचार कर रहा है। इसी के मद्देनजर भारतीय वायुसेना ने उपयोगकर्ताओं पर सूचनाओं के देश के बाहर लीक होने के लिए सतर्क कर दिया है। भारतीय वायुसेना ने चीनी स्मार्टफोन निर्माता पर उपयोगकर्ताओं की सूचना पुनः प्राप्त करने और बीजिंग स्थित अपने डाटा सर्वरों को भेज देने का आरोप लगाया है। यह कहना गलत होगा कि स्मार्टफोन साइबर सुरक्षा के लिए खतरा है। सूत्रों के अनुसार यह पाया गया कि केवल चीन के बाहर के उपयोगकर्ताओं की सूचना प्रदान की जाती है और इसमें भारत भी सम्मिलित है, जो कि जियोमी के लिए बिल्कुल नया बाजार है। ईसी काउंसिल, जो कि सूचना सुरक्षा के क्षेत्र की वैश्विक प्रमाणन और प्रशिक्षण की एक संस्था है, ने भारत में साइबर सुरक्षा के लिए और कठोर नियम बनाने के लिए कदम उठाने का आह्वान किया है। तो एक सामान्य प्रश्न है ये, और जानकारी थोड़ी बहुत भी जानकारी इस तरह की होगी तो आप खुद से अपने ज्ञान को इस्तेमाल करके जो है उत्तर को लिख सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 20। भारत जैसी बुद्धिमान जटिल अर्थव्यवस्था की चुनौती से निपटने के लिए एक आधुनिक मौद्रिक नीति का ढांचा होना आवश्यक है, और चूंकि मुद्रास्फीति तथा अन्य क्षेत्रों पर मुद्रा नीति का प्रभाव पड़ने में समय लगता है, इसलिए परिस्थितियों को दूरदर्शी आकलन आवश्यक होता है। विश्लेषण कीजिए। तो मध्यम से थोड़ा उच्च स्तर का प्रश्न होगा ये। गहन अध्ययन जरूरी है ऐसे प्रश्न को लिखने के लिए, ऐसे उत्तर लिखने के लिए। ऐसे प्रश्न का उत्तर को देखते हैं हम लोग। वर्तमान वित्त मंत्री ने अपना प्रथम केंद्रीय बजट पेश करते समय यह अनुभव किया कि भारत जैसे देश के एक जटिल अर्थव्यवस्था की चुनौती का सामना करने के लिए एक आधुनिक मौद्रिक नीति की रूपरेखा तैयार करने की आवश्यकता है। पारदर्शिता, स्पष्ट संचार और अग्रगामी उन मार्गदर्शन आधुनिक मौद्रिक नीति के आधार स्तंभ हैं, और भारत सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक के साथ गहन विचार विमर्श करके मौद्रिक नीति का आधुनिकीकरण करना प्रारंभ कर दिया है। भारत में मौद्रिक नीति तैयार करने के साथ साथ उसका ढांचा और संस्थागत संरचना भी तैयार करना मुख्यतः समय के साथ साथ विकसित होती गई है, जिसका उद्देश्य मूल्य स्थिरता बनाए रखना है। विकास को बनाए रखने के लिए ऋण का पर्याप्त प्रवाह सुनिश्चित करना और वित्तीय स्थिरता प्राप्त करना शामिल है। इसके लिए एक महत्वपूर्ण और अनिवार्य पहलू उन मॉडलों को सम्मिलित करना है जो मुद्रास्फीति का पूर्वाकलन कर उसे सार्वजनिक रूप से लोगों के बीच रखा जाए, जिससे कि उसकी विश्वसनीयता और विश्वास बढ़े। भारत में मौद्रिक नीति के आधुनिकीकरण के लिए स्थानीय रिपोर्ट जैसे कि तेज बुक के साथ शुरुआत की जा सकती है। चूंकि मुद्रास्फीति देश के सभी वर्ग को प्रभावित करती है, मौद्रिक नीति समिति के लिए नियुक्ति सरकार द्वारा की जानी चाहिए। इस तरह के मजबूत और भरोसेमंद मॉडल के अभाव में बाजार अनिश्चितता से युक्त होगा, रिजर्व बैंक की पहल का गलत अर्थ लगाएगा और विपरीत परिणाम प्रदान करेगा। एक बार यह संबंध व्यापक और सार्वजनिक चर्चा के आधार पर निर्धारित हो गए तो भारत मुद्रास्फीति को लक्षित करके प्रभावी परिणाम के लिए लक्ष्य निर्धारित कर सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 21। इबोला विषाणु रोग से लड़ने के लिए वैज्ञानिक समुदाय, संयुक्त राष्ट्र के अभिकरणों तथा अंतरराष्ट्रीय समुदाय द्वारा किए गए प्रयासों का परीक्षण कीजिए। एक अंतरराष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति बन गया है और इससे पूर्व वर्ष 1976 और 1995 में भी आ चुका है, लेकिन उस समय इससे कुछ आबादी प्रभावित हुई थी और यह स्वतः समाप्त हो गया था। हालांकि यह प्रकोप पश्चिम अफ्रीका के कई देशों को बुरी तरह प्रभावित किया है और मौतों की संख्या में तेजी से वृद्धि होने के साथ साथ यह विनाशकारी भी साबित हो रहा है। अंतरराष्ट्रीय समुदाय भी इन रोगों को नियंत्रित करने और इनके समूल नाश के लिए पूर्ण इच्छा शक्ति और संसाधन से लगे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन स्थानीय संगठनों के साथ साथ स्वास्थ्य सहायता कार्यकर्ताओं को प्रभावित क्षेत्रों में भेज रहे हैं।
विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अपने मानदंडों में ढील प्रदान की है, जिससे कि संभावित इलाज के लिए तेजी से अनुसंधान कार्य सुनिश्चित हो सके। संयुक्त राज्य, जापान और ब्रिटेन की कुछ दवा निर्माता कंपनियों ने संभावित एंटीबायोटिक दवाओं को विकसित किया है, जो रोगियों को इससे लड़ने और दूसरों को इससे बचाने में मददगार साबित हो रही है। दो दवाइयां जेडमैप और TKM 100202 के इन रोगों के निदान के लिए विकसित की गई है। संयुक्त राज्य के कुछ प्रभावितों पर किए गए हाल ही के कुछ परीक्षण और ब्रिटेन में किए गए कुछ पशु परीक्षण सफल साबित हुए हैं, जिसने इस महामारी के शीघ्र ही सफलतापूर्वक समाधान हो जाने की उम्मीद बन गई है। सभी ने यह जाना है कि कोई भी एकमात्र समूह, देश या संस्थान इसका समाधान नहीं प्रदान कर सकता। इस तरह की आपदाओं से लड़ने के लिए संपूर्ण विश्व को एक साथ इस समस्या के समाधान के लिए प्रयास करने की आवश्यकता है। नीति निर्माताओं, वैज्ञानिकों और नागरिकों को इस वैश्विक शत्रु से सफलतापूर्वक निपटने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करने की आवश्यकता है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत की प्रतिरक्षा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की पुनरीक्षित नीति तथा इसके महत्व पर एक समालोचनात्मक लेख लिखिए। सरकार ने हाल के बजट रक्षा क्षेत्र में अत्यंत अनिवार्य FDI में वृद्धि की है। अगर इसके हम पक्ष में बात करते हैं तो क्या रहेंगे वह स्वत मार्ग के द्वारा सीमा 49% तक बढ़ा दी गई है और 49% से भी अधिक यदि केवल अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी के आधुनिक माध्यमों का उपयोग करता है। पहले की निवेश नीति बहुत मनमानी थी, उसमें असंतोष बहुत अधिक था। नई नीति FDI, QII, QFI और अनिवासी भारतीयों द्वारा निवेश की अनुमति प्रदान करेगी, किंतु हॉट मनी जो कि 24% ही थी पर पोर्टफोलियो निवेश की ही अनुमति प्रदान की गई है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति की समीक्षा के प्रावधान भी हैं और वे मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा समीक्षा के लिए प्रावधान और निवेश की सीमा भी निर्धारित कर रहे हैं। जेवी के प्रावधानों को भी कुछ नरम किया है। जेवी मामलों में विदेश मंत्रालय को सम्मिलित किया गया है। अगर इसके विपक्ष की बात करते हैं तो अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी की नीतियों पर नियमों में कोई भी उल्लेख नहीं है। अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी की नीतियों पर नियमों में कोई भी उल्लेख नहीं है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के विषय में यह भ्रांति है कि रक्षा उद्योग में इसकी वृद्धि आधुनिकीकरण को बढ़ाएगी और हमें शुद्ध निर्यातक देश बनाएगी। और सबसे महत्वपूर्ण कि हम उस उत्तर के हिसाब से अगर हम बात करते हैं तो इसके महत्व भी हमें लिखने होंगे। तो महत्व की अगर बात करते हैं तो सीमा में वृद्धि एक स्वागत योग्य कदम है और यह इस क्षेत्र में निश्चित रूप से अधिक निवेश को बढ़ावा देगा। घरेलू व्यापारी को भी आसानी से निवेश करने का अवसर प्राप्त होगा, किंतु कुछ अस्पष्ट क्षेत्रों के निवेश को और कुछ परिभाषाओं और उनसे जुड़ी अपेक्षाओं को स्पष्ट किया जाना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 23। भारत में परमाणु ऊर्जा के लिए पर्यावरण प्रभाव आकलन प्रक्रिया पर एक उदाहरण देते हुए टिप्पणी कीजिए। पर्यावरण प्रभाव आकलन पर्यावरण मंत्रालय के मंजूरी से पहले के प्रस्तावित और प्रतिबद्ध परियोजनाओं के सामाजिक और पर्यावरणीय प्रभाव की पहचान और आकलन की प्रक्रिया है। ऐसा करने में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को विभिन्न जल एवं वायु प्रदूषण अधिनियम और विशेषतः पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 से अपनी शक्तियां प्राप्त होती है। जब प्रश्न परमाणु ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना का आता है तो जिसके लिए भारत सरकार उत्सुक है, जिससे कि पर्याप्त ऊर्जा सुरक्षा प्राप्त की जा सके, फुकुशिमा आपदा के पश्चात से EIA बहुत अधिक महत्वपूर्ण हो चुका है। प्रस्तावित नाभिकीय ऊर्जा संयंत्रों के प्रभाव को जानने के लिए EIA को भूगोल, पर्यावरण और प्रभावों, जनसंख्या प्रभाव, समुद्री परिस्थिति, वन उपस्थिति, जल का प्रदूषण, ईंधन अपशिष्ट प्रबंधन इत्यादि पर विचार करना होगा। इन चीजों का ईमानदारी से आकलन करने के लिए EIA NPCIL के अतिरिक्त एक तीसरी स्वतंत्र पक्ष से तैयार किया होना चाहिए, जो भारत के सभी परमाणु ऊर्जा संयंत्रों का संचालन करता है। यदि आकलनकर्ता सरकारी कंपनियां या एजेंसियां हैं तो भी निष्पक्ष न्याय की उम्मीद कर पाना बहुत कठिन है। उदाहरण के लिए जयपुर परमाणु संयंत्र
EINERI राष्ट्रीय पर्यावरण ऊर्जा अनुसंधान संस्थान द्वारा किया गया था, जिसे सभी कारकों पर विचार न करने के कारण आलोचना में रहना पड़ा। मिर्थिविल्ली नाभिकीय संयंत्र इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड द्वारा किया गया है, जिसकी रिपोर्ट में रिएक्टर संरचना के नीचे की चट्टान के बारे में महत्वपूर्ण मूल्यांकन का अभाव है। इन दुविधाओं के और बढ़ने का कारण अपर्याप्त और विश्वसनीय पर्यावरणीय आंकड़े और अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों के कारण इन क्षेत्रों में आगे बढ़ते रहने का अति उत्साह भी शामिल है। अगला प्रश्न देखते हैं, जैव पदार्थ क्या है? समुचित उदाहरणों द्वारा उनकी उपयोगिता की व्याख्या कीजिए। जैव वस्तुएं वे अकार्बनिक या कार्बनिक वस्तुएं हैं जो जैव संगत होती हैं और जो मानव शरीर में बेकार हो चुके ऊतकों की मरम्मत और प्रत्यारोपण में सहायता प्रदान करती हैं। यह एक सिंथेटिक वस्तु विशेषकर प्लास्टिक होता है जो जीवित शरीर में क्षतिग्रस्त, रोगग्रस्त या बेकार हो चुके शारीरिक भागों में डाला जाता है। प्रगतिशील जीवन के इस काल में जैव वस्तुएं बहुत से क्षेत्रों में बहुत निर्णायक भूमिका निभाते हैं। इसने जैव अभियांत्रिकी और ऊतक अभियांत्रिकी के क्षेत्रों में क्रांति ला दी है। जैव वस्तुओं के साथ साथ स्टेम सेल तकनीक भी वर्तमान स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। यह तकनीकी और अवधारणाएं विभिन्न प्रकार के रोगों जैसे कि हृदयघात, पंगुता, त्वचा के गहरे जख्म इत्यादि स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से जैव वस्तुएं मुख्यतः दो प्रकार की होती है। पहली सिंथेटिक धातु, पॉलीमर इत्यादि, और दूसरी प्राकृतिक रूप से जानवरों और पौधों से प्राप्त की जाती है। जहां पहला प्रकार मुख्यतः जोड़ प्रत्यारोपण से जुड़ी सर्जरियों, बोन प्लेट्स के बदलाव, दंत प्रत्यारोपण और दांतों की फिक्सिंग इत्यादि में प्रयोग किया जाता है। दूसरा मुख्यतः त्वचा का उपचार की मरम्मत करने वाले उपकरणों में और दवा वितरण तंत्र में प्रयोग किया जाता है। जैव वस्तुएं हृदयघात संबंधी मुद्दों के निराकरण में भी बहुत सहायक होती हैं। चिकित्सा विज्ञान के इतर जैव वस्तुओं का जैविक स्क्रीनिंग के लिए प्रयोग किए जाने वाले उपकरणों के निर्माण में, जो बुनियादी विज्ञान के साथ साथ गैर चिकित्सीय क्षेत्रों में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। जैव वस्तुओं के निर्माण के नए तरीकों, जिनमें अधिकांशतः शारीरिक के साथ साथ रासायनिक निर्माण तकनीक भी सम्मिलित है, ने निदान के नए तरीकों के लिए और अधिक रास्ते प्रशस्त किए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 25। हाल ही में पूर्वोत्तर भारत के लोगों पर हुए हमलों ने पूरे देश के लोगों के सुरक्षा, मौलिक अधिकारों, बंधुता तथा पंथ निरपेक्ष दृष्टिकोण पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। विवेचना कीजिए। इसे एक विडंबना नहीं बल्कि शर्मनाक घटना कहेंगे कि 66वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भारत ने अपनी विविध सांस्कृतिक विशिष्टता का पर्व मनाया और अपने विविध समाज के बारे में गर्व से दावा किया कि वह दूसरी और सुरक्षा के लिए चिंताओं के कारण उत्तर भारतीय क्षेत्रों के लोग बेंगलुरु शहर छोड़कर भाग रहे थे। यह इस प्रकार की पहली घटना नहीं थी। हमें प्राय मेट्रो शहरों में उत्तर पूर्वी समुदायों के साथ घटित होने वाले बर्बर और हिंसक अपराधों के बारे में सुनने को मिलता रहता है। अपने धर्मनिरपेक्ष मूल्यों और शांति की विशेषताओं के कारण विश्व के अनुकरणीय देशों में से एक के रूप में भारत के पेश होने के बावजूद यहाँ कुछ विशेष समुदाय देश में भेदभाव का शिकार होते रहे हैं। वर्ष 2012 में असम में दंगे अत्यधिक बढ़ जाने के कारण लगभग 80 लोग मारे गए और कोकराझार और अन्य समीपवर्ती शहरों के 2 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए थे। हाल ही में उत्तर पूर्वी समुदाय के युवाओं की राजधानी और अन्य मेट्रो शहरों में हुई मृत्यु ने उत्तर पूर्वी क्षेत्रों के लोगों के विरुद्ध हो रही भेदभाव की ओर ध्यान आकर्षित किया है। हालांकि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री ने उत्तर पूर्वी समुदायों के लोगों को यह आश्वासन दिया है और उन्हें भरोसा दिलाया है कि देश के अन्य सभी नागरिक यह सुनिश्चित करें कि उत्तर पूर्वी क्षेत्र के लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकें और देश के सभी हिस्से में उनका स्वागत किया जाए। किंतु प्रश्न यह है कि देश के मानव मूल्य सौहार्द, एकता और अखंडता दांव पर लगे हैं। अतः हमें अपने सहिष्णुता और विशिष्टता के साथ यह तथ्य भी स्वीकार करना होगा कि देश के अन्य भागों के लोग, जिनमें उत्तर पूर्व के लोग भी शामिल हैं, शहरों का उतना ही हिस्सा है जितना कि अन्य लोग भी हैं। इसी के साथ ये विश्लेषण समाप्त होता है। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।